डॉक्टर विद्युत पर्णा का नाम इस प्रांत में कौन नहीं जानता था। यह उस जमाने की विदुषी महिला थीं जब बेटियां असूर्यम पश्या हुआ करती थीं। शिक्षा जगत में उनका योगदान सराहनीय था। हमें नहीं मालूम था कि विद्युत पर्णा बहन जी ने किस विषय को अधिक गहनता से पढ़ा था। मैं उन दिनों अपर क्लास में रही होंगी जब इन्होंने हमारे स्कूल का कार्यभार संभाला था। विद्युत शिखासी दीप्तिपाती लौ सी सुंदरता, श्वेत किनारी विहीन साड़ी में लिपटा नन्हा सा दुबला पतला शरीर और बेहद काली केश राशि का कस कर बांधा गया जूड़ा, बिल्कुल गोल भरे हुए चेहरे पर मछली के आकार की बड़ी बड़ी काली चंचल आँखें और लाल लाल ओठ के नीचे का मस्सा नुमा बड़ा सा काला तिल उनके चेहरे के आकर्षण को द्विगुणित कर देता था। उनके आते ही स्कूल के वातावरण में एक सहज कसाव आ गया था, वरना स्कूल का माहौल कुछ अजीब ही था। स्कूल की संस्थापक प्रिंसिपल हिंदी की विशारद थीं। एक एक पहर के बाद समाधि में चली जाती। उन्हें लोग पगलिया मास्टरनी के नाम से पुकारते थे। अचानक उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उनके स्थान पर स्कूल में पहले से पढ़ाने वाले गणित शिक्षक ने कार्यभार संभाल लिया था। स्कूल सरकार के अधिग्रहण होने तक उन्हीं के हाथों में फलता फूलता रहा। पहली सरकारी प्रधानाध्यापिका सोमा चटर्जी थीं। मुझे अच्छी तरह स्मरण है वो सांवली सलोनी सीमा चटर्जी मुझे अच्छा नृत्य करने के कारण खूब प्यार करती थी। मुझे तो वह और कई कारणों से प्यार करती थी, जैसे बड़े बड़े काले घनेरे केश और पतला दुबला शरीर उन्हें अच्छा लगता, किंतु स्कूल के नौकर दाई से लेकर किरानी शिक्षिका सभी उनसे थर थर कांपते। सीमा चटर्जी बेहद क्रोधी और झक्की थीं। 6 महीनों तक तो वह मुझे खूब खूब प्यार करती रहीं, पर उसके बाद उन्हें मेरी शक्ल तक से नफरत हो गई। नफरत अकारण नहीं हुई, उसका एक बड़ा कारण था मेरे काले केसों में जू पड़ गया और मैं रात दिन सर खुजाती रहती। 2-4 बार डेटॉल से धोने के बाद भी जब जू खत्म नहीं हुआ तो पिताजी एक दिन सैलून ले गए और मेरे केस कटवा डाले। कहाँ तो कमर से लटकते घने केस और कहाँ आधे इंच का छोटे छोटे लड़कों की तरह मुंडा सिर। मैं भी अपनी सूरत देख रोने को हो आई थी, पर एक हांडी रसगुल्ले ने मेरी खुशियाँ लौटा दी। घर आने पर माँ ने भी अच्छी फजीहत करके रख दी और मोहल्ले वाले बच्चों ने तो जान ही आफत में डाल दी। सभी कूद कूद कर मुझे चिढ़ाते, मुरली बटेर 3 कनवा तेल। मैं उन्हें मारने दौड़ती। स्कूल में भी यही होता। मैं उस दिन बेहद चिढ़ गई थी और सीधे प्रिंसिपल सीमा चटर्जी के कमरे में शिकायत करने पहुंच गई थी। पहले तो सीमा चटर्जी मुझे हक्का बक्का होकर देखने लगी, फिर पास बुलाकर कान पकड़ा और 2 चांटे जड़ दिए। गुस्से से उनका सांवला चेहरा कत्थई पड़ गया। मुझे डांटते हुए कहा, तुमने सिर क्यों मुड़ा लिया? मैं विचित्र स्थिति में फंस गई थी। कहाँ तो उनके पास लड़कियों की शिकायत करने गई, बुरी तरह अपमानित होकर लौटी थी। फिर बाकी 6 महीने जब तक सीमा चटर्जी रही थी, मैं कभी उनके सामने नहीं पड़ी। अपना 3 वर्षों का कार्यकाल बिना पूरा किए सीमा चटर्जी चली गई थी। बिना एक दिन देर किए डॉक्टर विद्युत पर्णा नाम की नई प्रधानाध्यापिका आई थी। उनका वर्णन मैंने पहले ही कर दिया है। विदेश से इतिहास में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर आई हुई वह विदुषी महिला प्रांतीय शिक्षा सेवा की प्रशंसित अधिकारी थीं। कहा सुना जाता था कि उन्हें इस विशृंखल स्कूल को संवारने ही भेजा गया था। पहले ही दिन से उनके संवरे हुए खुशनुमा व्यक्तित्व का प्रभाव सा था, उनकी डिग्रियों का चमत्कार था कि स्कूल का वातावरण परिवर्तित होने लगा। स्कूल की इमारत साफ साफ रहने लगी।
प्रार्थना के समय कक्षानुसार छात्राओं की सीधी पंक्तियां सजने लगी। पंक्तियों के साथ एक सिरे पर क्लास टीचर और दूसरे सिरे पर मॉनिटर खड़ी रहती। दाई नौकर और दरबान तक पंक्तिबद्ध होकर खड़े रहते। प्रार्थना सभा के बाद नियमित रूप से शिक्षिकाएं कोई न कोई सुभाषित पढ़कर सुनाने लगी थीं। सभा समाप्ति के बाद छात्राएं सीधी पंक्तिबद्ध होकर कक्षा में जाने लगी थीं। यह सब अनायास होने लगा। खेल कूद, वाद विवाद वगैरह कक्षा की पढ़ाई से इतर वस्तुओं की ओर भी डॉक्टर विद्युत पढ़ना का ध्यान गया था। उन्होंने वर्ष भर के भीतर ही विद्यालय को स्थानीय जिला स्कूल की गरिमा के समकक्ष बना दिया। वह एक वर्ष कैसे और कितनी जल्दी बीत गया उसका भान ही नहीं हुआ। जिस किसी ने उस विद्यालय को वर्ष भर पहले देखा था वही आश्चर्य करता। भवन और उसके आगे पीछे फैला मैदान तो वही था, पर उसका रूप बिल्कुल बदल गया था। अर्धगोलाकार बरामदे वाली इमारत रोज रोज की झड़ाई पुछाई से निखर आई थी। चूना गारा के इस्तेमाल से इतना अच्छा रूप कभी नहीं चढ़ा था स्कूल का। कंक्रीट की सड़कें और ईंट का मामूली खरंजा तो पहले भी था, किंतु उसके किनारे लगे हुए मौसमी तरतीबवार फूल अब बेहद। छात्राएं ओस बिंदुओं की तरह झिलमिलाती प्रकट होती और दोपहर झुकते तिरोहित हो जाती। डॉक्टर विद्युत पढ़ना उस छोटे से कस्बे नुमा शहर में इतनी रम गई लगती कि लगता इस स्थान से उनका वर्षों का नाता हो। अपने घर की तरह उन्होंने स्कूल भी संवारा था। हॉस्टल बनवाए थे, स्कूल को मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी का दर्जा दिलवाया था। विद्यालय का नाम प्रांतीय नक्शे में अब बड़ी इज्जत के साथ लिया जाने लगा था। डॉक्टर विद्युत पढ़ना की जीवन संबंधी इससे आगे की बात मैं नहीं जानती थी। मेरे पिता का तबादला उस स्थान से काफ़ी दूर हो गया था और मैंने स्कूल भी पास कर लिया था। जब मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेने उनके पास गई थी तो सभी लड़कियों की तरह उन्होंने मुझसे भी बड़ी आत्मीयता से एक सवाल पूछ लिया था कि मैं आगे क्या पढ़ना चाहती हूँ। मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ, मैंने सगर्व कहा था। ओह, उन्होंने अपनी सुनहरी कमानी वाला चश्मा उतारते हुए मेरी ओर गौर से देखा था। और छात्राएं अधिकतर शिक्षिका बनने की इच्छा प्रकट कर रही थी। कुछ डॉक्टर बनना चाहती थी। एक मैं ही थी जिसने वकील बनने की बात की, सो मैं थोड़ी देर के लिए उनकी दृष्टि में विशिष्ट हो गई थी। ईश्वर करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैंने उन्हें नहीं स्वयं को आश्वासन सा दिया। जरूर जरूर करना। मैं जब कभी कोई मुकदमा लड़ने की कोशिश करूंगी तुम्हारी खोज करूंगी। मुस्कान की एक पतली लौ सी छिटक गई थी उनके चेहरे पर। पता नहीं मेरी अन्य सहेलियों का क्या हुआ, मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। मैं उच्च न्यायालय में वकील हो गई। जिस दिन पहली बार मैं गाउन पहनकर कोर्ट में उपस्थित हुई, उस दिन बार बार मेरी आंखें भर आती। सम्मानित होती हुई मैं जिन निकट के व्यक्तियों को देखना चाहती थी, उनमें से एक डॉक्टर विद्युत पढ़ना भी थी। यदा कदा उनका नाम किसी समारोह में उनकी उपस्थिति के कारण अखबारों में छपा होता। मैं जानती थी कि वे आजकल सचिवालय में ही शिक्षा निदेशक के पद पर स्थापित थीं। मैं यह भी चाहती थी कि किसी दिन चैन से उनके पास जाऊंगी, उन्हें अपना परिचय दूंगी। संभव है कि वे मुझे न पहचाने। कई स्कूलों की वो प्रधानाध्यापिका रह चुकी हैं। कितनी हजार छात्राएं उनके हाथ से गुजरी हैं, वे कैसे मुझे पहचानेंगे। फिर भी एक क्षीण सी आशा थी कि शायद वकील वाले मेरे इकलौते प्रसंग के कारण मैं उन्हें याद हूँ। जो भी हो, मैं उनसे मिलना चाहती थी। मैं जिन वकील साहब के साथ काम करती थी वे बेहद व्यस्त तथा यशःपूत थे। 90 के लगभग की उनकी उम्र थी। वकील साहब इस उम्र में भी बेहद मेहनत करते थे। अपने सहायकों से भी यही अपेक्षा करते थे।
आप लोग सब कमज़ोर और धोखेबाज हैं, पूरे कामचोर हैं। आप सब बिल्कुल फिसड्डी वकील होने वाले हैं। मेरा नाम हंसाएंगे आप सब। पिछले 25 वर्षों में मेरे पास ऐसा रद्दी बैच कभी नहीं आया। किसी भी छोटी सी गलती पर वकील साहब हमें क्रोध में भर कर कहते। हम उनकी सारी बातें सिर झुकाकर सुन लेते तो वे आप ही आप शांत हो जाते। सर, क्या सचमुच हम सब बड़े फिसड्डी हैं? आपका नाम हंसाएंगे? मैं उनसे पूछती। अरे नहीं यार, यह तो मैं पिछले 25 वर्षों से अपने सहायकों को कह रहा हूँ। जोर से टेबल पर थाप देकर हो कर हंसते रहते। उनके हंसी से प्रभावित होकर हम सब भी हंस देते। यह सच था कि उनका सहायक जो कोई भी रहा था, वही आज उच्च न्यायालय का सबसे चलता हुआ वकील था। 1 वर्ष के बाद वकील साहब अलग अलग मुकदमों का कार्यभार अलग अलग सहायकों को थमा देते। 1 वर्ष के बाद भी मैं उनके साथ ही रही थी। उन्होंने मुझे मुकदमे सौंपने शुरू कर दिए थे। मैं अपने काम में पूर्णतया मग्न हो गई थी। मोटी मोटी कानून की पुस्तकें मेरी निकटतम मित्र थीं। तभी एक दिन मैंने स्थानीय अखबारों में बड़े मोटे अक्षरों में हृदय को मत देने जैसा समाचार पढ़ा था। समाचार था कि भ्रष्टाचार के आरोप में डॉक्टर विद्युत पर्णा मुअत्तल की जाती हैं। भ्रष्टाचार और डॉक्टर विद्युत पर्णा, मैं विस्मय के घोर घने जंगल में भटक गई। अगला समाचार पढ़ ही नहीं पाई। समाचार में भ्रष्टाचार का विवरण छपा था। मेरी रुचि ही मर गई थी, आगे न पढ़ सकी। पूरे शहर में लोग चटखारे लेकर समाचार पर विचार कर रहे थे। बड़ी दूध की धुली बनती थी। देखो ना, गहरी है गहरी, किसी काम से जाओ तो वह आदर्श बघाड़ती थी। सारा आदर्श टाइम टाइम फिस हो गया ना। यह सब सुनते हुए मैं विचलित हो गई थी। मैं चाहती थी कि दौड़कर उनके पास पहुंच जाऊं, उनसे पूछूं कि उन्हें हुआ क्या, परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। वे मेरी आदर्श संघर्षशील महिला प्रतिमान थी। मैं उनके पास अभी नहीं जाऊंगी। उनकी खंडित मनस्थितियों को कैसे झेल पाऊंगी? मैं नहीं गई। उस दिन शाम को जब मैं अपने अभिभावक वकील साहब के यहाँ पहुंची तो क्षणांश में ही पहचान गई। उनके सामने वाली गद्देदार कुर्सी पर विद्युत पर्णा बैठी थी। वही श्वेत वस्त्र, वैसी ही निष्कलुष आकृति, सफ़ेद कूची फेर दी हो जैसे। बस वे उनकी पुतलियाँ स्थिर थीं, वो चुपचाप बैठी थीं। ओठों पर एक उदास सी मुस्कान थी। वह डॉक्टर विद्युत पर्णा नहीं, उनकी एक धुंधली आकृति लग रही थी। हमारे वकील साहब गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मेरे जाते ही उन्होंने परिचय कराया। यह मेरी सहायिका कुमारी प्रमिला बख्शी हैं, और प्रमिला, ये हैं हमारे पुराने मित्र की बेटी डॉक्टर विद्युत पर्णा। मैं समझता हूँ तुमने इनके विषय में। जी हाँ, मैंने पढ़ा है। मैं तपाक से बोल उठी, जैसे वह मेरा ही घाव कुरेदने जा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि कहीं मैं उन्हें स्मरण न आ जाऊं, कहीं वे मुझसे आत्मीय प्रश्न करने लगे। मैं स्वयं संकुचित थी। वैसे डॉक्टर विद्युत पर्णा इस मानसिक स्थिति में नहीं थी कि मुझे पहचान पाएं। प्रमिला, इनका केस हमने लिया है, तुम ही देखोगी, उन्होंने कहा था। जैसा आप कहेंगे सर। मुझे और कहना क्या था? अब तो उनके संपूर्ण केस का अध्ययन करना ही था। डॉक्टर विद्युत पर्णा निदेशक होने से पहले काफ़ी दिनों तक प्रांत के कई विद्यालय की निरीक्षिका रह चुकी थीं। अपने आदर्श और सादा जीवन उच्च विचार को प्रतिपादित करते रहने के कारण वे विभागीय अधिकारियों के बीच कभी लोकप्रिय नहीं रहीं। ऐसी आदर्श महिला के लिए सामने में प्रशंसा और पर्दे के पीछे साजिश का बाजार अक्सर गर्म रहता। छोटी से छोटी भूल को भी वे क्षमा नहीं करती। असंपृक्त रहकर कार्य के प्रति सजग रहती। कठिन कार्य को चुनौती के रूप में उनके सामने उछाल दिया जाता और वे बिना थके जूझती रहती। अभी जो भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा था, वह एक विद्यालय को
बिना देखे अनुशंसित करने और उसको एक बड़ी राशि का अनुदान देने के कारण लगा था। आरोप के अंदर कई आरोप थे। मसलन जिस विद्यालय के लिए उन्होंने अनुदान दिए थे उसकी प्रधान किसी समय उनके साथ रहा करती थी। स्कूल में उसकी नियुक्ति इन्होंने ही करवाई थी और लगातार गलत सलत पदोन्नति दी थी। मैं चूँकि व्यक्तिगत रूप से उनके मुकदमे से अपने आप को इतना अधिक संपृक्त पाती थी कि सचमुच तह में जाना चाहती थी। मुकदमा और उसका फैसला उबाऊ होता है। उसमें फंसे व्यक्तियों का सारा हौसला पस्त हो जाता है। वकील को अक्सर फीस के कारण अच्छा ही लगता है। मैंने कहा, न मैं तो इस मुकदमे में से इतने संपृक्त भाव से जुड़ी थी। मैंने कहा ना, मैं तो इस मुकदमे से इतने संपृक्त भाव से जुड़ी थी कि मेरे साथी वकील मजाक किया करते थे। मुकदमे के दौरान हमारे अभिभावक वकील ने हमारा साथ छोड़ दिया। वे परलोकवासी हो गए। मुकदमा खुलने में ही 3 वर्ष लग गए। खुलने के बाद जिरह के दौरान सरकारी वकील के प्रश्नों के चाबुक ने डॉक्टर विद्युत पर्णा के व्यक्तित्व को घायल करके रख दिया। उन्होंने साफ साफ मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि डॉक्टर विद्युत पर्णा ने स्वयं ही कागज पर विद्यालय बनाने और उस पर अनुदान देने की कथा उन्हें बताई थी। मैंने उनसे प्रश्न किया था, क्या विद्युत पर्णा आपकी अभिभावक रह चुकी हैं? हाँ, उसने उत्तर दिया। डॉक्टर विद्युत पर्णा के चरित्र के ऊपर कोई दाग इससे पहले था नहीं। अभी तो है ना, आप देख रही हैं। मैं कैसे मान लूं यह सब कि आपको उन्होंने सिखाया था? है कोई प्रमाण? हाँ, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? विद्यालय का नाम उनकी माँ के नाम पर है, महादेवी विद्यालय। क्या आपने यह उन्हें धोखा देने के लिए नहीं किया था? मैं उन्हें क्या धोखा दूंगी? उन्होंने अपने श्वेत वस्त्र के नीचे कैसे कैसे कलंक पोत रखे हैं, क्या बताऊं? अपनी दुष्ट मुस्कान बिखेर कर उसने कहा था। मैं भीतर तक तिलमिला उठी थी। मुड़कर अनायास डॉक्टर विद्युत पर्णा की ओर देखा था। उनका चेहरा और उदास हो गया था। वे व्हील चेयर पर लदकर कोर्ट आने लगी थी। यह शिक्षिका इठलाती बलखाती कोर्ट में हाजिर होती। न जाने क्यों मुझे देखकर वह सहम जाती। इस केस ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैं अक्सर डॉक्टर विद्युत पर्णा के पास शाम को जाती और देर तक चुपचाप बैठी उनका निराश मुख देखती। डॉक्टर साहब, आप केस जीत जाएंगी, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगी, मैं उनका मन रखने के लिए कहती, लेकिन मन मैं अपना अधिक रख रही थी। वकील साहब, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, वे कहती। डॉक्टर साहब, आप ऐसा न कहें। मैं आपको निदेशक की कुर्सी पर पुनर्प्रतिष्ठित देखना चाहती हूँ। मैं भाव विभल हो जाती। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे उस लड़की के विद्रोह का कारण बताना चाहेंगी? एक दिन मैंने उनसे अटकते हुए पूछा था। पारभाषक सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त था। खिड़कियों के पास नीम का पेड़ सरसरा रहा था। वे आंखें मूंद कर पढ़ रही थीं। फिर धीरे धीरे पलकें खोलकर मेरी ओर देखने लगी। मैं स्वयं बाल विधवा थी। मेरे पिता ने मुझे उच्च शिक्षा दिलवाई। मैंने अपने आदर्शवादी पिता का विचार अपने जीवन में उतारा। यह लड़की एक शिक्षिका की बेटी थी जो एक एक्सीडेंट से किसी प्रकार बच गई थी। माता पिता चल बसे थे। मैंने ही इसे पढ़ाया लिखाया, नौकरी दी, और अब इसने मुझे। वे हाँफ कर चुप हो गई थी। मैंने इन्हें पानी दिया और सिर सहलाती रही थी। न जाने कैसे मैंने इसे नहीं पहचाना। एक बार यह एक लड़के के साथ भाग रही थी। मैंने इसे लगभग जेल में ही डाल दिया था। मैं इसे अपनी तरह आदर्श बनाना चाहती थी। न जाने कहाँ गलती हो गई। मेरे हाथों से एक से प्रतिभाशाली छात्राएं गुजरी हैं। न जाने सब की सब कहाँ हैं। एक भी नहीं दिखती। वे शून्य में ताकने लगी। मेरा मन बार बार कहने को हो आया
कि मैं यहाँ हूँ डॉक्टर विद्युत पर्णा, मैं यहाँ हूँ, किंतु आपकी गुणग्राहकता के कारण कायर लोग सब आपके साथ हैं। यह लड़ाई आपका हर मुरीद अपने अंतर मन से सहभागी होकर लड़ रहा है। क्या मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगी वकील साहब? उन्होंने फैसले से एक दिन पहले पूछा था। जी बिल्कुल, मैं अब केस के प्रति आश्वस्त थी, क्योंकि विद्यालय की उस प्रधान की सारी चालें नाकामयाब हो गई थीं। मैं केस के खींचते चले जाने से बेहद परेशान थी। फैसला होने को था, फैसला खींचता गया, उनकी जीवन शक्ति खोती गई। वर्ष भर पहले ही मुकदमे की सुनवाई समाप्त हो गई थी। फैसले के लिए सारा मामला बेंच जूरी को सौंप दिया गया था। लेकिन बेंच के सदस्यों में कभी तालमेल ही न बैठता। बार बार आवेदन देने पर बेंच टूट गया और फिर फैसला जज के हाथों में आ गया। डॉक्टर साहब, आप कुर्सी पर बैठेंगी, मैं प्यार से कर सकी। वे सभी फैसलों से अब ऊपर चली गई। कैसे समय में मैंने उनसे अपने वकील होने का आशीर्वाद मांगा था, और किस अदृष्ट ने उन्हें मुकदमा मेरे पास लेकर आने वाला वाक्य उच्चरित करवाया था, यही सोच रही थी। कानून धीमी भांति है, उनके अंदर से कौंधती विद्युत शिखा के समान कीर्ति कनक झांक रहा है। मंत्रोच्चार की तरह मैं फैसले का वाक्यांश दोहराती हूँ। डॉक्टर विद्युत पर्णा बाइज्जत बरी की जाती है। चिता के पास मैं हाथ में उनके फैसले को लेकर खड़ी हूँ। अग्निकुंड में जलकर राख होता उनका पार्थिव शरीर कुंदन हो गया है, दमकता निष्कलुष कुंदन। यही कहानी थी।